हाँ भाई देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चल रहा है हम लोग का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बार मैग्नेट डिस्कस किया था, ठीक है। बार मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकाल लिए थे। कहाँ कहाँ निकाल लेते? एक्सियल लाइन, इक्विटोरियल लाइन और जनरल पॉइंट पर, सभी पे हम लोग निकाल चुके हैं। पक्की बात है, ठीक है। चलिए अब उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए थोड़ी सी चीजें और देखते हैं। यार मैंने ये भी समझा दिया था कि अगर कोई पोल है, अगर कोई पोल है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उसमें जो लगने वाला फोर्स होगा वो कितना होगा? एम इंटू बी। कितना होगा? एम इंटू बी। पक्की बात है, ठीक है। तो ये लगने वाला फोर्स था। अब अगर कोई बार मैग्नेट एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है तो क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? ठीक है। अरे वो उड़ गया क्या? वो डेट अपन ने एक टाइम निकाला था, ठीक है, छोड़िए इसे। हाँ तो ध्यान दीजिए, अगर कोई बार मैग्नेट एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है तो उस पर कैसे फोर्स लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा, वो समझ लेते हैं फटाफट। ध्यान दीजिए, देखिएगा। ध्यान दीजिए। टॉपिक है टॉर्क ऑन बार मैग्नेट इन एक्सटर्नल कृपया करके ये चटर छटर छटर जो भी कर रहा है बंद कर दें कृपया कर, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। देखिए, ये एक बार मैग्नेट है, बस ये एक बार मैग्नेट है। ये इस टाइप से रखी हुई है, ठीक है। हम्म, ठीक है। यहां पर ये एक एक्सटर्नल एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है, लग रहा है ना? ठीक है। ध्यान दीजिए, ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, बी वेक्टर, ठीक है। यहां पर ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, यहां पर ये मैग्नेट का साउथ पोल है। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है। मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो किधर होता है? साउथ टू नॉर्थ। जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो किधर होता है? समझाया मैंने, किधर होता है? साउथ टू नॉर्थ। तो भैया ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, जिसको मैंने बोला एम वेक्टर। एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में ये एंगल है थीटा। एम वेक्टर बी वेक्टर के बीच में ये एंगल है थीटा, ठीक है। ये एंगल हो गया थीटा। यहां से दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस सपोज 2a था। कितना था? 2a। तो जो हाफ डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? a। और ये भी, ये सेंटर हो जाएगा और ये डिस्टेंस भी a हो जाएगा और ये डिस्टेंस भी a हो जाएगा। आगे बात समझ में? समझ में आ रहा है सभी को? ध्यान दीजिए, अब मैंने आपको एक चीज बोली थी। क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि अगर हम्म अगर कोई पोल एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, कोई पोल एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उसे फोर्स लग रहा है। नॉर्थ पोल पे टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगता है और साउथ पोल पर ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगता है। ये समझाया था मैंने, समझाया था मैंने। मैंने बोला भाई सुनिएगा प्लीज ध्यान से, इसका पोल स्ट्रेंथ एम है, प्लस एम बोल देता हूं, और इसका पोल स्ट्रेंथ भी एम है, माइनस एम बोल देता हूं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट या डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल कितना गिवन है? थीटा। समझ में आ रहा है बॉस? समझ में आ रहा है? तो देखिए यहां पर क्या होगा, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल पे टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगेगा, पक्की बात है। और साउथ पोल पे ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगने वाला है। नॉर्थ पोल पे टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगने वाला, साउथ पोल पे ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगने वाला है। और फोर्स का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? एम बी। पक्की बात है? कितना हो जाएगा? एम इंटू बी। तो क्या हो गया, जो बार मैग्नेट है उसमें नेट फोर्स तो कितना होने वाला है? जीरो। बार मैग्नेट में नेट फोर्स कितना होने वाला है? जीरो, क्योंकि एमबी फोर्स राइटवर्ड है तो एमबी फोर्स लेफ्टवर्ड है, तो नेट फोर्स तो कितना होने वाला है? जीरो। जब नेट फोर्स जीरो है तो ट्रांसलेशन मोशन तो नहीं होगा।
ट्रांसलेशन मोशन तो नहीं हुआ, बट ये दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो ये क्या करेंगी, टॉर्क जनरेट करेंगी, तो टॉर्क जनरेट हो रहा है। और ऐसा कैसा एग्जैक्टली काम मैंने कहा किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल में, आ रहा है याद आ रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोगों ने एग्जैक्टली ऐसे ही कुछ किया था। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये वाला एमबी ऐसे टॉर्क जनरेट करेगा, सपोज टॉ1, और ये वाला एमबी, ये वाला फोर्स ऐसे टॉर्क जनरेट करेगा टॉ2। आगे बात समझ में, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलने का, ठीक है। अब याद करो टॉर्क क्या होता है, कितनी बार पढ़ लिया, क्या होता है टॉर्क, फोर्स इंटू, कोई बोलेगा, force into perpendicular distance on the line of action of force from the axis of rotation. Force into perpendicular distance on the line of action of force from the axis of rotation. ये हो गया मेरा axis of rotation भाई, दिख रहा है, ये हो गया axis of rotation। ये mb फोर्स ऐसे लग रहा है, तो बॉस mb फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन हो गई, ये देखो इधर, ये हो गई mb फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, दिख रही है, दिख रही है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, ये समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे ही ये एमबी फोर्स लग रहा है, इस एमबी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगी ये, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी ये, समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया। ये देखो ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये थीटा, तो ये आर्म लेंथ कितनी हो जाएगी, ए साइन थीटा हो जाएगी, पक्की बात है। ऐसे ही ये थीटा था, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये ए इधर ए कॉस थीटा, तो ये वाली जो आर्म लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ए साइन थीटा, समझ में आ गया। तो अगली बार 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 हर बार यही काम में आने वाला है। तो जो टॉर्क होगा टॉ1 फोर्स होगा एम बी, ये तो गया फोर्स, एम इंटू बी हो गया फोर्स, और आर्म लेंथ कितनी हो गई, ए साइन थीटा, ये हो गया ए साइन थीटा। ऐसे ही टॉ2 भी क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू आर्म लेंथ कितनी हो गई, ए साइन थीटा। आप क्या देख रहे हैं, दोनों टॉर्क की बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाए हैं, तो दोनों टॉर्क्स को मैं ऐड कर दूंगा, तो यहां से जो टॉ नेट हो जाएगा टॉ1 प्लस टॉ2, तो ये हो जाएगा ट्वाइस एम बी ए साइन थीटा, एम इंटू टू ए पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट, वाह वाह शाबाश बच्चों। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट इंटू बी इंटू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा टॉ नेट वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर। अरे एग्जैक्टली वैसा ही तो आ गया कि टॉ वेक्टर इज इक्वल टू कितना होता था, पी क्रॉस ई, वैसे ही टॉ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जल्दी से उतार लें, हाँ देखिए, तो टॉर्क समझ में आ गया। अब सीधी बात यह है कि अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, प्लीज यहां से समझ लीजिए ध्यान से, अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, यानी ऊपर भी एमबी फोर्स लगेगा और नीचे भी एमबी फोर्स लगेगा, यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, तो बेसिकली नेट फोर्स जीरो रहने वाला है, तो ओनली ट्रांसलेशन मोशन होगा, रोटेशनल मोशन, सॉरी ओनली रोटेशनल मोशन होगा, ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ओनली रोटेशनल मोशन होने वाला है। आगे बात समझ में। अब अगर बी नॉन यूनिफॉर्म होता, यानी सपोज ऊपर B1 होता और नीचे B2 होता, तो ऊपर फोर्स लगता MB1 और नीचे फोर्स लगता MB2, तो नेट फोर्स जीरो नहीं होता, यानी सेंटर ऑफ मास में कोई ना कोई नेट फोर्स आ रहा होता, तो सेंटर ऑफ मास मूव भी करता, यानी ट्रांसलेशन मोशन भी होता और रोटेशनल मोशन भी होता। तो ये होता ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन। समझ में आ गया क्या बेटा। तो यानी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड घुमाएगा भी भगाएगा भी, घुमाएगा भी और भगाएगा भी, यूनिफॉर्म सिर्फ घुमाएगा। ठीक है बेटा, यूनिफॉर्म सिर्फ घुमाता है, नॉन यूनिफॉर्म घुमाता भी है और भगाता भी है। आगे देखिए, ध्यान दीजिए, कौन सा ज्यादा अच्छा है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म? क्यों, सिर्फ वो घुमाता है इसलिए? हाँ तुम तो बोलोगे बेटा ऐसा। आगे देखिए, हाँ तो मैंने अनन्या नाम थोड़ी लिया था, वीडियो में आ रहा है तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। वर्क डन टू रोटेट द मैग्नेट, वर्क डन टू रोटेट द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रहा है, मैग्नेट को रोटेट कर रहा है। ठीक है,
तो अगर यूनिफॉर्म की मैं बात करूं तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन टू रोटेट द मैग्नेट, वर्क डन टू रोटेट द मैग्नेट। सपोज मैंने बोला टॉर्क है वो थीटा पे डिपेंडेंट है, जो टॉर्क है वो थीटा पे डिपेंडेंट है। अरे एम बी साइन थीटा है ना, थीटा जैसे जैसे चेंज हो रहा है टॉर्क चेंज होता जाएगा, नहीं होगा? अरे हाँ या ना तो बोलो, ऐसे भूत बन के क्यों देख रहे हो सारे के सारे? समझ नहीं आ रहा क्या? क्या नहीं आया बोल? ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आजा सिखाता हूं, आजा आजा आजा। क्या नहीं आया बता, क्या नहीं आया यहाँ पे? अरे क्या नहीं आया वो पूछना, मैं बताऊंगा ना भाई। क्या नहीं आया पूछ। इसके अलावा ऐसा कोई है जो इसको समझ नहीं आया? सबको तो आ गया, तुझे क्यों नहीं आया? ध्यान नहीं है हमारा। कल से ना लड़कों की साइड बैठा कर, लड़कियों की साइड मत बैठा कर। ध्यान दो इधर। देखिए, वर्क डन टू रोटेट द मैग्नेट, अभी क्लास के बाद मिलना मेरे को, और जो जो नहीं आया वो सब पूछना, ठीक है? वर्क डन टू रोटेट द मैग्नेट, ठीक है? अगर टॉर्क जैसे जैसे थीटा चेंज हो रहा है वैसे वैसे टॉर्क चेंज हो रहा है। अगर टॉर्क चेंज हो रहा है, वर्क डन निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अरे फोर्स वेरिएबल था तो वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ा था। टॉर्क वेरिएबल है तो वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला सपोज अगर टॉर्क किसी बार मैग्नेट को मूव डी थीटा एंगल से घुमा देता है, तो इस छोटे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन होगा वो होगा टॉ इंटू डी थीटा, एफ डी एस के जैसे। डी थीटा कितना होगा? डी डब्ल्यू कितना होगा? टॉ इंटू डी थीटा। आगे बात समझ में? तो यहां से डी डब्ल्यू हो जाएगा, टॉ कितना था? एम बी साइन थीटा डी थीटा। अगर सपोज बार मैग्नेट थीटा वन एंगल से थीटा टू एंगल के लिए घूम गई तो मैं इंटीग्रेट कर दूं। थीटा वन एंगल से थीटा टू एंगल के लिए घूम गई तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। तो यहां से जो नेट वर्क डन आएगा, एम कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा? माइनस कॉस थीटा। तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा, एंड द लिमिट्स आर थीटा वन से थीटा टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, माइनस अंदर चला गया, तो ये हो जाएगा एम बी कॉस ऑफ थीटा वन माइनस कॉस ऑफ थीटा टू। इतना वर्क डन होगा बार मैग्नेट को घुमाने में मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। समझ में आ गया? एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। यहां पे ध्यान दीजिए, इफ थीटा वन जो था वो 90 डिग्री था और थीटा टू जो हो गया वो थीटा हो गया, यानी बार मैग्नेट पहले ऐसी थी, पिछले वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा इधर, बार मैग्नेट पहले ऐसे थी। समझ में आ गया? तो थीटा वन कितना हो गया? 90 डिग्री, और अब घूमती घूमती ऐसी हो गई तो थीटा टू कितना हो गया? थीटा। समझ में आ गया क्या? यानी यहां से लेके यहां तक ये घूमी है। समझ में आया बॉस? समझ में आया? तो देखिए इस केस के लिए जो वर्क डन हो जाएगा W, वो कितना हो जाएगा? एम बी कॉस ऑफ 90 माइनस कॉस ऑफ थीटा। कॉस 90 कितना होता है? 0। अरे वाह, शाबाश करो। कॉस 90 हो गया 0, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इसी को इसकी एनर्जी भी बोलते हैं। समझ में आ गया? इसी को इसकी एनर्जी भी कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? जल्दी से उतार लीजिए प्लीज। समझ में आ गया भाई? तो ये था वर्क डन टू रोटेट द मैग्नेट, कितना हो गया? एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। सभी को क्लियर है? अब 11वीं के पापों को धोने का समय आ गया है, प्रायश्चित करते हैं, पर प्रायश्चित करना तुम्हारे बस का बात है नहीं अभी। हाँ, तो मैग्नेट को करवाएंगे एसएचएम, मैग्नेट को करवाएंगे एसएचएम, ठीक है? तो देखिए यहां पर दो चीजें मैं डिफाइन करने वाला हूं, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है बॉस? स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पहली बात तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है जहां पे नेट फोर्स 0 हो, हाँ ऐसा बोल सकते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो। अगर दो तीन अलग अलग मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है उसकी बात नहीं कर रहा। आगे बात समझ में? तो यहां पर किस कंडीशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और किस कंडीशन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा वो समझ लें फटाफट। ध्यान दीजिए, दो केसेस हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज।
एक केस ये है और दूसरा केस ये है, ठीक है। इन दो केसेस में क्या है, इधर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, इधर मैग्नेट का साउथ पोल है, ठीक है बॉस, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। इस केस में इधर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और इधर मैग्नेट का साउथ पोल है, ठीक है। दोनों केसेस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे जा रहा है, दोनों केसेस में ही जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे जा रहा है, ये बी है। क्या अभी दोनों मैग्नेट्स इक्विलिब्रियम में होंगी? हाँ भाई, क्यों नो? अरे यार, इस नॉर्थ पोल पे फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग उधर, है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इस साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा इधर। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो नेट फोर्स कितना होने वाला है? 0। अरे मैग्नेट पोल स्ट्रेंथ दोनों की एम है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो नेट फोर्स अभी भी 0 होने वाला है। इस कंडीशन में देखो, इस नॉर्थ पोल में देखो देखो देखो, बाद में बनाना, इस नॉर्थ पोल में फोर्स कितना, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बाद में बनाना। इस नॉर्थ पोल में फोर्स कितना लगने वाला है? ऐसे। इस साउथ पोल में फोर्स कितना लगने वाला है? ऐसे। तो अभी भी दोनों इक्वल फोर्स एंड अपोजिट फोर्स है, तो अभी भी इक्विलिब्रियम तो रहने वाला है। बट कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है बता सकते हो क्या मेरे को? स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमेशा क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर मैंने मीन पोजीशन से हल्का सा भी उसे डेविएट किया तो उसकी टेंडेंसी हमेशा मीन पोजीशन पे आने की होती है, उसकी जो टेंडेंसी होती है हमेशा मीन पोजीशन पर आने की होती है। आई बात समझ में? ये दोनों अभी इनकी मीन पोजीशन है। यहां पे देखो, अगर मैंने इस मैग्नेट को थोड़ा सा ऐसे कर दिया, थोड़ा सा ऐसे, आगे बात समझ में है ना, तो इस नॉर्थ पोल पे, ये नॉर्थ पोल था, तो इस पे फोर्स लगेगा एफ ऐसे, है ना, और इस पे फोर्स लगेगा एफ ऐसे। तो ये टॉर्क ऐसे जनरेट करेगा और ये टॉर्क ऐसे जनरेट करेगा, तो मैग्नेट वापस से यहां पे आ जाएगी। पक्की बात है क्या? थोड़ा सा ऐसे हुआ, वापस से ऐसे आ गई, बट रुकेगी नहीं, इस साइड निकल जाएगी। तो ऐसे 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 करके करके वो ऐसे चम करेगी। ठीक है क्या? ठीक है क्या? अब अगर मैंने इसे हल्का सा डेविएट कर दिया, तो साउथ पोल तो यहां पर है और नॉर्थ पोल यहां पर है ना, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो इस पे फोर्स लगा ऐसे। साउथ पोल पे फोर्स किधर लगता है? मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट, तो उस पे फोर्स लगा ऐसे, और नॉर्थ पोल पे फोर्स किधर लगेगा? इधर की तरफ। तो ये टॉर्क ऐसे जनरेट करेगा और ये टॉर्क ऐसे जनरेट करेगा, तो ये मीन पोजीशन में वापस ऐसे नहीं आएगा, ऐसे उल्टा होके ऐसे आ जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये वाला जो था वो स्टेबल इक्विलिब्रियम था, और ये वाला जो था वो, आगे बात समझ में, क्योंकि वहां पे वापस से मीन पोजीशन पे आने की टेंडेंसी नहीं है। वो अलग बात है कि पूरा घूम के दूसरी साइड आ जाएगा, वो एक नई मीन बन जाएगी, वो अलग बात है। आगे बात समझ में? बट यहां पे स्टेबल होगा, उस प्रीवियस कंडीशन में नहीं आएगा, यहां पे स्टेबल होगा और वहां पे अनस्टेबल होगा। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? पक्की बात है? क्या हुआ? कौन सा भूत दिखा? नहीं? हाँ बोलो। हाँ क्या हुआ? अरे वो तो घूम के ऐसी इसी कंडीशन में बन जाएगा ना, ये तो ऑलरेडी है। समझ में आया? ठीक है, जल्दी उतारिए। तो यहां पे देख लो, इस वाली कंडीशन में बी वेक्टर और एम वेक्टर के बीच का एंगल 0 है, तो कॉस थीटा कॉस 0 1, यू कितना हो गया? माइनस एम बी। इस वाली कंडीशन में साउथ टू नॉर्थ, एम वेक्टर साउथ टू नॉर्थ होगा, बी वेक्टर ऐसे, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180, कॉस 180 हो गया -1, यू कितना हो गया? प्लस एम बी। वहां पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और यहां पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। समझ में आया क्या? समझ में आया? बहुत बढ़िया। आगे हम लोग समझते हैं, अगर मैंने मैग्नेट को, अरे देवी ध्यान दे, कहां देख रही है? सुना? बहुत बढ़िया। मेरा मैग्नेट ऐसे था, ऐसे था, है ना, अरे हो जा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है वो, देख लो, ये देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम दिख गया। आया समझ में? हाँ। अच्छा, बहुत सारी हो गई है क्या ये? चलिए कोई नहीं, हमसे पंगा। ये लो, ठीक है भाई, ये मैग्नेट थी, ये साउथ पोल था, ये नॉर्थ पोल था, ठीक है बॉस। जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। यहां पे ये हो गया था इसका एम वेक्टर, ये हो गया था इसका, यानी नॉर्थ पोल
इधर चला गया और साउथ पोल इधर चला गया। मैंने इसको हल्के से, बहुत ही छोटा सा एंगल है, थीटा से रोटेट कर दिया सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ ही होता है, पक्की बात है ना? ये लिखवाया था ना कल। तो भैया ऐसा चल रहा है ये, है ना? अब देखिए वापस से क्या होगा, ये मीन पोजीशन आने की टेंडेंसी होगी, तो ये वापस से खड़क से ऐसे आई, क्या रुक जाएगी क्या? क्यों नहीं रुकेगी? इनर्शिया आगे निकल गई। अब टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, वापस उधर। अभी ऐसे था तो ऐसे था, जैसे नीचे पहुंचा ऐसे होगा तो रुकेगी। तो इस मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे 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 एसएचएम परफॉर्म करेगी, जिसको हम लोग बोल देंगे एंगुलर एसएचएम। क्या कहेंगे? एंगुलर एसएचएम। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? कुछ समझ में नहीं आया तो कितने लोगों को समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 25 48 52 57 सब लोग को आ गया। ठीक है, अच्छी बात है। जिन लोगों को नहीं आया उन लोगों ने, अरे कूट कूट के भरा भाई, कूट कूट के टैलेंट आगे समझ। हाँ ध्यान दीजिए। लास्ट वाले बच्चे वो 23,000वां बच्चा। अरे देखो यार, बात हुआ, सुनो ध्यान दो। वाह 11th क्लास वीक है आप लोगों की। एसएचएम कुछ जगह तो शायद 12th में पढ़ाते हैं, शायद तुम्हें स्टार्टिंग में पढ़ाया होगा। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा, जज्बाती मत हो, आगे पढ़ाऊंगा। अब ये ध्यान रख लो, जब भी एंगुलर एसएचएम होता है तो मीन पोजीशन से हल्का सा एंगुलर डिस्प्लेस करो, जैसे लीनियर एसएचएम में करते थे। मीन पोजीशन की तरफ नेट टॉर्क फाइंड करो और उसके आगे काम करो एसएचएम की कंडीशन लगा के। ठीक है, तो देखो ये ऐसे घुमा, ऐसे चला गया, तो जो टॉर्क होगा, टॉर्क टॉर्क टुवर्ड्स टॉर्क टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अरे ये तो निकाल लिया है, कितना आया था? माइनस ऑफ एम बी। माइनस क्यों आया? क्योंकि थीटा अगर ऐसे है, थीटा ऐसे है, तो टॉर्क ऐसे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एग्जैक्टली एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स की तरह से। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स की तरह से। समझ में आया क्या? 11वीं के पाप है, मैं ही दूंगा, मैं ही प्रायश्चित करूंगा। अगर थीटा स्मॉल है तो टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा को लिख सकता हूं मैं थीटा। ठीक है, टाउ जो होता है वो क्या होता है? आई अल्फा। टाउ होता है आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी थीटा। तो यहां से अल्फा जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। ठीक है, एसएचएम की कंडीशन में अल्फा होता है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा। जैसे एसएचएम की कंडीशन में, लीनियर एसएचएम में ए इज इक्वल टू कितना होता है? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। ए कितना होता है? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। वैसे यहां पे ए इज इक्वल टू अल्फा कितना होता है? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी अपॉन आई इंटू थीटा आ द बा। तो जो ओमेगा हो गया वो हो गया रूट ओवर एम बी अपॉन आई। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू रूट ओवर एम बी अपॉन आई। तो यहां से जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन एम बी। जो बार मैग्नेट होती है वो एक तरह से रॉड होती है, जो बार मैग्नेट होती है वो एक तरह से रॉड होती है, और रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई, वो कितना होता है? सेंटर मास के अबाउट एम एल स्क्वायर बाय 3। चल 3 किसके अबाउट होता है? एंड पॉइंट के अबाउट। तो ये अगर इसका लेंथ एल है तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 12। वो देख लीजिएगा। आया समझ में? आया समझ में? जल्दी से उतारिए, इसके 2 केसेस समझाऊंगा, जल्दी कीजिए। तो भैया अगर बार मैग्नेट एसएचएम करें तो टाइम पीरियड कितना होने वाला है? टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन एम बी। टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन एम बी। अब बाबा दो बार मैग्नेट्स को एक दूसरे पे चिपका के एसएचएम करवा रहे हैं अलग अलग मैनर में देखो क्या कर रहे हैं, दो बार मैग्नेट को एक दूसरे पे चिपका के अलग अलग मैनर में एसएचएम करवा रहे हैं। कैसे करवा रहे हैं ध्यान देना। हाँ बेटा, हाँ वो हट गया, आई नो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। अरे यार क्या कर दिया मैंने, पाप हो गया क्या मेरे से? देखिए
बहुत सारी हो गई भाई ये तो। दो साइड ये राइट वाली थी है ना। चलो हाँ देखिए, ये सुनना प्लीज, सुनो सुनो कॉन्सेप्ट समझो। ये बार मैग्नेट है, सुनना 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 सुनना। इस बार मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और मैग्नेटिक मोमेंट M1 है। इस वाली का I2 है और ये M2 है, ठीक है। अभी ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। आगे बात समझ में? ये एक दूसरे पे रखी हैं और एक पिछली केस की तरह मैग्नेटिक फील्ड में रखी हैं। हल्का सा मीन पोजीशन से डेविएट किया, छोड़ दिया, डक 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 एसएचएम करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो क्या होता है? वो तो स्केलर क्वांटिटी होता है। यानी यहां पे जो आई नेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो I1 प्लस I2 हो जाएगा। बट यहां पे देखो दोनों का ही, ध्यान दीजिएगा, दोनों का ही M1 वेक्टर भी इधर होगा और इसका M2 वेक्टर भी इधर होगा। तो यहां से जो M मैग्नेटिक मोमेंट जो है M नेट वो कितना हो जाएगा? M1 प्लस M2। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? इस वाले केस में वही इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, मैग्नेटिक मोमेंट M1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, मैग्नेटिक मोमेंट M2, ये रखा है साउथ, ये रखा है नॉर्थ, ये रखा है नॉर्थ और ये रखा है साउथ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अगेन स्केलर क्वांटिटी है। अगर ये दोनों इस मैनर में एसएचएम कर रही हैं तो जो आई नेट हो जाएगा वो तो बाबा I1 प्लस I2 ही रहने वाला है। बट यहां पे साउथ टू नॉर्थ इसका M1 ऐसे हो जाएगा और इसका M2 ऐसे हो जाएगा। देख लेंगे किसका बड़ा है किसका कम है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहां से M नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा M1 माइनस M2 या M2 माइनस M1। आगे बात समझ में? और टाइम पीरियड जो होगा 2 पाई रूट ओवर आई नेट अपॉन M नेट इंटू बी। तो देखो किसका M बढ़ गया? उसका M बढ़ गया तो उसका टाइम पीरियड कम हो गया, इसका M कम हो गया तो इसका टाइम पीरियड बढ़ गया। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? अगर रेशियो भी निकालने के लिए पूछा जाए तो रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। ये सेकंड लास्ट लेक्चर हम लोग का। अगली क्लास में हम लोग सिर्फ बार मैग्नेटिक क्वेश्चंस करेंगे और टेरेस्टेरियल नहीं अर्थ मैग्नेटिज्म का थोड़ा आइडिया लेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।